स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो शेयर कमाल 2 साल बेमिसाल। ईटी नाउ स्वदेश को 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन से ऐसे शेयर हैं जिसने निवेशकों को माला माल किया है, उन शेयरों में आगे और कितना रिटर्न देने की क्षमता है और कौन से ऐसे शेयर हैं जिनके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब इन शेयरों में क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ मौजूद होंगे जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गुरशकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस शो में हम आगे फोकस करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में, जिसमें कि हमने देखा कि पिछले 2 साल में शानदार रिटर्न देखने को मिला है। काफी ज्यादा चली ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां, और इसमें रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स जैसे जो बड़े नाम है वो शामिल है। पावर शेयरों में भी हमने देखा कि काफी अच्छा यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अब इस तेजी के बाद क्या करें इन शेयरों में, इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। और दोनों ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियोजी फाइनेंशियल के गौरांग शाह और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरशकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनको हम शामिल करेंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ दोनों ही गेस्ट शामिल होंगे तो उन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस शो में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो फोकस रहेगा वो मिड कैप कंपनियों पर रहेगा, और वहां पर एक बड़ी तेजी के बाद अब क्या करें इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो मिड कैप कंपनियों में अब यहां से आगे की चाल कैसे रह सकती है, कुछ ही देर में आपके सामने वो लिस्ट भी लेकर आएंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ कंपनियां इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सीजी पावर 380% का रिटर्न यहां पर देखने को मिला। अदानी पावर में 275% की तेजी आई है। आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स 240% चल चुके हैं। तो काफी अच्छी तेजी इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट शामिल होंगे जिनसे कि हम समझेंगे कि क्या किया जाए इन तमाम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इसमें बैंक्स के नाम भी शामिल हैं, होटल शेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि हमने शानदार तेजी देखी। पिछले 2 साल का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि अब इस तेजी देखने के बाद अब इन स्टॉक्स पर क्या करें। और हमारे साथ इस वक्त दोनों ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जियोजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गुरशकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ ही देर में उन्हें इस शो में शामिल करेंगे। तो आगे बात करते हैं। जैसे कि हम आपको बार बार वो लिस्ट दिखा रहे थे, सीजी पावर, अदानी पावर, आईआरएससी जैसे स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिली। ये आपकी स्क्रीन पर दोनों ही मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त। अविनाश, सबसे पहले आपसे चर्चा करेंगे। अ, ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में हमने देखा कि काफी शानदार तेजी देखने को मिली, और इसमें सरकार जिन सेक्टर पर खास करके फोकस कर रही है, जैसे कि रेलवेज हो गए, डिफेंस, पावर शेयर्स, वहां पर हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। हम एक एक करके उस स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या व्यू बन रहा है, क्या अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में खरीदारी करने का वक्त है या फिर थोड़ा सिलेक्टिव हो जाना चाहिए? गुड आफ्टरनून पूजा। पहले तो आपके चैनल को 2 साल हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट आपको, आपके पूरे टीम को। रही बात, देखिए मिड कैप में आपको अभी सिलेक्टिव होना है, क्योंकि अप्रैल से जो मार्केट में तेजी आई थी उसमें भरपूर तेजी हमने स्मॉल और मिड कैप में देखी थी। इनफैक्ट मिड कैप्स ने लार्ज कैप काफी सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया था। आप अगर म्यूचुअल फंड्स भी देखोगे तो स्मॉल कैप के जो मिड कैप फंड्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन अभी मौका अभी दिख रहा है बाजार में, जिस प्रकार से वोलेटिलिटी बढ़ रही है, एफआईएस की सेलिंग दिख रही है। मेरे ख्याल से देखिए अभी गिने-चुने मिड कैप्स पे ही आपको बेट लगाना है, और जहाँ पे 100, 200, 300% की अपसाइड ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे मिड कैप्स में आपको थोड़ा-सा कॉशियस रहना है, क्योंकि देखिए एक बार सिग्निफिकेंट अल्फा जनरेशन के बाद उसके ऊपर का जो इंक्रीमेंटल अपसाइड होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। तो रिटेल निवेशकों को थोड़ा-सा ध्यान रख के सिलेक्टिवली निवेश करना है। ऐसा नहीं कि मौके नहीं है, अभी भी बाजार में अच्छे मौके हैं, अभी तो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी शुरू हो जाएँगे। तो हमारा मानना है कि सिलेक्टिवली निवेश करने के मौके बनेंगे, और सिलेक्टिवली आपको मिड कैप में डेफिनिटली अपना फोकस जारी रखना पड़ेगा।
बिल्कुल। तो अभी भी मौके हैं, काफ़ी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप पर शेयरों में मौके दिखाई दे रहे हैं, उन पर हम एक-एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सिलेक्टिव हो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी तेज़ी हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ऐसे में भी कहाँ पर मौके दिखाई दे रहे हैं, कहाँ अवसर हैं अच्छे, वो हम आगे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पावर शेयरों की। और देखिए आपकी लिस्ट पर जो तो 2 टॉप में शेयर्स आ रहे थे, वो पहला था सीजी पावर और अदानी पावर। दोनों में शानदार तेजी देखने को मिली है। सीजी पावर करीब 380% चल चुका है, अदानी पावर में 275% की तेजी देखने को मिली है। पावर सेक्टर के लिए हाल फिलहाल में काफी बड़े ट्रिगर थे। पहले तो समर सीजन काफी अच्छा गया क्योंकि पावर की डिमांड में हम देख रहे थे कि रिकॉर्ड लेवल्स, रिकॉर्ड स्तर देखने को मिले। उसके बाद जिस तरीके से सरकार फोकस कर रही है रिन्यूएबल हाइड्रोजन के लिए अनुकूल पॉलिसी लाने की, वो भी एक ट्रिगर का काम कर रहा है यहाँ पर। और अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में इनके अर्निंग्स में भी सुधार होगा, डिविडेंड यील्ड्स और अर्निंग्स में भी सुधार देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सीजी पावर की। और कंपनी जिस तरीके से क्षमता विस्तार कर रही है, पावर सिस्टम्स में हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो काफी नए मौके मिलने की बात की जा रही है और उसका सीधा सीधा फायदा सीजी पावर को मिलेगा। गौरांग, पावर शेयरों पर आपसे राय लेना चाहेंगे, कैसी लग रही है आपको, कैसा लग रहा है आपको ये पावर सेक्टर, और ऐसे में सीजी पावर, इस पर भी राय दीजिए, ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? धन्यवाद पूजा, आपका इस शो पर आमंत्रित करने के लिए। और इटिनाउ स्वदेश और इटिनाउ स्वदेश की टीम को बेमिसाल 2 साल पूर्ण करने पर बहुत सारी शुभकामनाएं और परमात्मा से प्रार्थना है कि आप और आपका चैनल इसी प्रकार से निवेशकों का मार्गदर्शन करते रहें और हम जैसे निमित्तों को मौका दे आपके बहुमूल्य चैनल पर आकर के उस योगदान का हिस्सा बनने के लिए। और सुलझे हुए निवेशक आप बनाए, जिस तरीके से आप पिछले 2 साल में बनाते रहे, आने वाले कई सालों तक इसी तरीके से आप मार्गदर्शन करें, ऐसा परमात्मा से प्रार्थना है। तो सीजी पावर पर हमारी पहले खरीदारी की राय थी पूजा, और क्योंकि हमारे लक्ष्य आ चुके हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर मुनाफा वसूली करना ही चाहिए। और आप निवेश शेयर बाजार में इसलिए करते हैं ताकि आप अपने निवेश के ऊपर अपने अनुमान के हिसाब से कुछ कमा सके, न कि लालच रख के, उस लालच की कोई सीमा नहीं होती है और आप निरंतर उस पे और उम्मीद रखें और उम्मीद रखें और फिर आखिर में वो तब्दील हो जाते हैं नुकसान में। तो फिलहाल जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है सीजी पावर का शेयर, वहां पर हमारी राय है कि आप अब मुनाफा आ रहा है तो आप मुनाफा समेटें। ठीक है, अगर मुनाफे में है सीजी पावर में तो फिलहाल निकलने की राय आपको दी जा रही है गौरांग की तरफ से। आगे बढ़ाते हैं, लिस्ट काफी लंबी है और ऐसे में हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पावर शेयरों से जुड़ी। अविनाश, आपसे भी व्यू लेंगे पावर स्टॉक्स पर, सीजी पावर, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स जिसमें हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आपका क्या व्यू बन रहा है इन दोनों स्टॉक्स पर? मुझे लग रहा है कि सीजी पावर की बात करें, अडानी पावर की बात करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको पिछले 2 साल में देखने को मिला है। नंबर्स अच्छे थे, मार्केट ने इन कंपनीज को अच्छी वैल्यूएशन दी थी, लेकिन इस लेवल पे हम फ्रेश बाइंग सजेस्ट नहीं करेंगे। जिनके पास है वो होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि अडानी पावर का जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आएगा वो भी काफी स्ट्रांग आने की उम्मीद है। समर सीजन में अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की आउटपुट जनरेशन हुई थी, तो मैं समझता हूँ कि जिनके पास है वो होल्ड करे। करीबन अडानी पावर में हमारा लक्ष्य करीबन 400 रुपया है। और सीजी पावर की बात करें तो सीजी पावर में भी फ्रेश बाइंग न करें, मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। बहुत कंपनीज में मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़े कंसोलिडेट हो, क्योंकि ऑलरेडी अपसाइड काफी सिग्निफिकेंटली ऑलरेडी हो चुकी ठीक है, तो है व्यू पावर शेयरों पर। अब आगे बढ़ेंगे और अब एक और स्टॉक पर बात करते हैं आईआरएफसी की। यहाँ पर भी हमने देखा कि रेलवे स्टॉक्स में भी शानदार तेजी देखने को मिली थी, एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आईआरएफसी की बात करें तो करीब 240% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। शानदार लोन ग्रोथ था और नए वैगन ऑर्डर में भी तेजी बनी रहने का ही अनुमान है आईआरएफसी। इस वजह से हमने देखा कि काफी अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। गौरांग, आईआरएफसी पर अब अभी भी मौके हैं क्या एंट्री लेने के लिए? मुझे यहाँ पर जब आईपीओ आया था तब आईपीओ के स्तर पर हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी और 240% अगर आपने आईपीओ में पैसे लगाए होंगे तो 240% आपको रिटर्न मिला है। और काफी लंबा समय नहीं हुआ है आईपीओ को आने के लिए और लिस्ट होने के पश्चात।
ये कंपनी IRFC, जैसे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन नाम है इसका, ये वित्तीय सहायता कराती है भारतीय रेल को, किसी भी नए प्रोजेक्ट्स को लेकर सहारा देती है। इस स्तर पर तो क्योंकि 240% चल चुका है और आईपीओ का जो स्तर था वो हमें सब पता है। तो आईपीओ पे तो पहले तो अगर आपने पैसे लगाए होंगे, तो हम ये धारणा करते हैं कि 240% रिटर्न आईपीओ के भाव से एक अच्छा खासा रिटर्न होता है। तो नए पैसे तो इस स्तर पे नहीं लगाने चाहिए। हाँ, अगर किसी को मुनाफा समेटना है, तो वो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करने की राय आपको दी जा रही है आईआरएफसी में। अब आते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, और इस बीच मिड कैप बैंकिंग शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिली। मिड कैप स्पेस में कुछ सरकारी बैंकों ने जिस आउट परफॉर्म किया वो था इंडियन बैंक। 200% चल चुका ये बैंक, और काफी मजबूत क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली है। निम्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, और आने वाले समय में भी लोन रिकवरी की काफी अच्छी गुंजाइश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इंडियन बैंक के लिए ये कुछ फिगर्स हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक भी काफी चला। अविनाश जी, क्या सलाह देंगे आप इंडियन बैंक पर? अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कंपेयर करें तो बहुत ही स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है। और ये मेन कारण ये है कि अभी भी काफी ऐसे बैंक्स हैं जो वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ अगर 10-12% कंटिन्यू होता है तो कॉर्पोरेट डिमांड, रिटेल डिमांड ये बहुत ही तेजी से FY24 में आपको देखने को मिलेगी। रही बात इंडियन बैंक की, तो देखिए पहला तिमाही तो इनका बहुत ही दमदार आ गया था। नॉर्मली सेकंड क्वार्टर के बाद क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा पिकअप होता है और सेकंड हाफ में तो और अच्छे नंबर्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करे। अगर थोड़ी सी गिरावट स्टॉक में आपको देखने को मिलती है तो खरीदने का मौका समझ लीजिए। मुझे लगता है 460 470 ऐसा एक लेवल है जहाँ पे एटलीस्ट एक साल में आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे जिनके पास है वो तो होल्ड करे, और जिनको खरीदना है उनको बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी यूज करके यहाँ पे थोड़ी पोजीशन ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो इंडियन बैंक 475 के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। फिलहाल फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन एक साल के लिए जिनके पास है वो बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। मिड कैप बैंकिंग स्पेस से गौरांग आपसे भी सलाह लेना चाहेंगे, क्या कुछ स्टॉक है आपको जो पसंद आ रहा है, या फिर इंडियन बैंक के साथ जाना चाहेंगे? तो एज अ डिस्क्लोजर, इंडियन बैंक हमारा जो लक्ष्य था वो आ चुका है, और जाहिर है पूजा, लक्ष्य आने के बाद बुनियादी दर के आधार पर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मुनाफा वसूली की राय दें। तो इंडियन बैंक पर फिलहाल तो बेचने की या फिर मुनाफा वसूली की राय है। इसके अलावा दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत आ जाएंगे मेरे ख्याल से। 10 अक्टूबर से इस वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे। उसके बाद थोड़ा आत्मचिंतन करेंगे हम कि इंडियन बैंक पर हमारे क्या राय है। लेकिन सरकारी बैंकों में अगर आपको निवेश लायक अगर कोई नाम ढूंढना है, तो फिलहाल जो कवरेज है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा पर है। कैनरा बैंक पर भी कवर है, लेकिन वो अंडर रिव्यू है, इसलिए उस पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही नाम अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स पर भी आपको राय दे दी गई है, और चाहें तो लार्ज कैप बैंकिंग में भी एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी अवसर दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं होटल स्टॉक्स पे, और क्लियरली यहाँ पे इंडियन होटल्स था एक क्लियर विनर। 190% की तेजी हमने देखा। इस बीच ऑक्यूपेंसी बढ़ी, ट्रैवल डिमांड जिस तरह से बढ़े, इंडियन होटल्स जैसी कंपनियों को फायदा हुआ। और आगे भी जिस तरीके से अब क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उसके पहले भी हमने देखा कि काफ़ी शानदार ऑक्यूपेंसी लेवल्स के आंकड़े निकल कर आए हैं। और आगे फेस्टिव सीजन है, मैरिज सीजन है, शादी का भी सीजन काफ़ी जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो इन सब का फायदा यहाँ पर इंडियन होटल्स को मिलता हुआ दिखाई देगा। इस वजह से ये स्टॉक काफ़ी समय से निवेशकों के रडार पर भी है। अविनाश जी, आपका क्या व्यू बन रहा है इंडियन होटल्स पर? नहीं देखिए पूजा, आपने सही कहा कि देखिए टूरिज्म सेक्टर बहुत ही तेजी से चल रहा है, और हालांकि इंडियन होटल का शेयर 190% जरूर बढ़ा है। बट आपको एक बात समझनी चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन है, और मुझे लग रहा है कि इस साल अभी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। नवंबर तक G20 चलेगा, प्लस जो अक्टूबर टू दिसंबर का पीरियड होता है वो नॉर्मली एक बड़ा बम्पर सीजन होता है टूरिज्म कंपनीज के लिए। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल पे अगर थोड़ा सा हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो 408 409 का रेट चल रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा निवेश बनता है। मेरे ख्याल से 450 460 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है, क्योंकि जिस प्रकार की ARR की रूम्स की वैल्यू बढ़ रही है, और जिस प्रकार से फिक्स कॉस्ट मोरलेस सिमिलर रह चुके हैं,
आपको बहुत बड़ी छलांग प्रॉफिटेबिलिटी में इस कंपनी में देखने को मिलेगी और ये डेफिनिटली एक सस्टेनेबल बिजनेस लग रहा है। बहुत समय के बाद सप्लाई जो इंडस्ट्री में है वो काफ़ी कम है और डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से डेफिनिटली अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है। तो 400 और 408 के करीब अगर कोई चाहे तो थोड़ा-सा क्वांटिटी एक्यूमुलेट करे। साल भर में मुझे लग रहा है कि 450 460 पॉसिबल लग रहा है। तो एक्यूमुलेट करने की राय है इंडियन होटल्स में। और अगले एक साल में खरीदारी करना हो आपको तो 460 के लेवल्स यहाँ पर अगले एक साल में देखने को मिल सकते हैं इंडियन होटल्स के लिए। फिलहाल अभी 406 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल में हमने वैसे मुनाफा वसूली भी काफ़ी देखी इस स्टॉक में। पिछले एक महीने में देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में भी था, लेकिन ओवरऑल इस पूरे साल काफ़ी अच्छा चला। 25% की तेज़ी इस पूरे साल देखने को मिली और 2 साल का रिटर्न तो हमने आपको बताया ही, काफ़ी शानदार तेज़ी थी इंडियन होटल्स में। गौरांग, आपसे भी समझना चाहेंगे होटल स्पेस आपको कैसा लग रहा है और इंडियन होटल्स पर क्या सलाह देंगे? कुछ क्षण चाहूंगा ये पूरे क्षेत्र पर बात करना, हॉस्पिटैलिटी या फिर होटल इंडस्ट्री के लिए। पहली तिमाही के नतीजे के बाद अमूमन सभी जो बड़ी होटल्स हैं, ब्रांडेड होटल्स, उन्होंने मैनेजमेंट ने टिप्पणियां की थी आने वाले 3 सालों में बहुत बड़ी मात्रा में नए प्रोजेक्ट्स या फिर नए एसेट्स या फिर नई होटल्स खोलेंगे, जिससे जो रूम एडिशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा। दूसरी बात, कोरोना के पश्चात, महामारी के पश्चात मेरे ख्याल से जो रूम के रेट्स है वहां पर वृद्धि हमने देखी है, अब तक करीबन 15% के आसपास या उसके कुछ ज्यादा। आने वाले समय में ये जो 15% की वृद्धि है रूम रेट्स में, ये शायद आपको 20-25% तक जाती हुई दिखाई देगी। एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट आने वाला है, वर्ल्ड कप। शादी ब्याह का भी समय आएगा। लोग छुट्टियों के लिए भी मुसाफरी करेंगे और कामकाज को लेकर के भी मुसाफरी करेंगे। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि जो ऑक्यूपेंसी है रूम्स की, वो भी काफी ऊपर के स्तर पर होगी। अगर रूम ऑक्यूपेंसी ऊपर की तरफ होती है पूजा, तो स्वाभाविक है आमदनी भी उतनी ही बेहतर होगी। तो इंडियन होटल्स पर हमारी फिलहाल खरीदारी की राय है। लक्ष्य बहुत करीब है, करीबन 430 431 के आसपास हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये जो समीकरण आपके सामने रखा है, अगर इसका प्रभावशाली असर आंकड़ों पर पड़ेगा दूसरी तिमाही में, तो ये लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो 431 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं अगले एक साल के लिए। इसी आसपास का टारगेट अविनाश भी दिख रहे थे, तो दोनों को ही ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शिपिंग कंपनियों की। और इस बीच शिपिंग कंपनियों में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली और इसमें शिपिंग और डिफेंस कंपनियों में अगर देखें तो, और इससे जुड़ी ये कंपनी है मजगांव डॉक, 780% पिछले 2 साल में चल चुका है। तो किसी ने 2 साल पहले यहाँ पर एंट्री ली होगी, बेहतरीन मुनाफा उनको मिल रहा होगा। हाल फिलहाल की जो खबर थी वो भी काफ़ी पॉजिटिव थी। हाल फिलहाल में कंपनी ने यूएस सरकार से शिप रिपेयरिंग के लिए करार भी किया और इस वित्तीय वर्ष कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि 12 से 15% की रेवेन्यू ग्रोथ होने की संभावना है। तो बेहतरीन तेजी देखने को मिली, लेकिन क्या अभी भी इसमें मौके हैं? अविनाश जी, आपसे समझना चाहेंगे। मुझे लग रहा है कि मज़गांव डॉक में अभी जो प्राइस रेंज चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेट करेगा क्योंकि 800% ऑलरेडी स्टॉक चला है। बट अगर मैं अगले 1.5-2 साल की बात करूँ तो देखिए ऑलरेडी 4,500-5,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है और डिफेंस एक मल्टी ईयर थीम है। मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल ये कंपनीज को ऑर्डर मिलती रहेगी और गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है, इससे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर मज़गांव डॉक में किसी को पोज़ीशन प्ले करनी है, तो मेरे ख्याल से कभी भी कोई मार्केट में करेक्शन आता है, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। बट हाँ, 1.5 साल का नज़रिया रखिए। हमको लग रहा है कि करीबन 23-2400 का एक मीडियम टर्म टारगेट पॉसिबल लग रहा है। बट यहाँ पे डेफिनिटली टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा लंबा रखना ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे स्टॉक में कोई भरपूर तेज़ी शॉर्ट टर्म में हो। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें खरीदने का मौका मिलेगा। थोड़ा-सा प्राइस अगर गिरता है, तो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से 15 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रखना यहाँ ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को, लेकिन होल्ड करके रखिए। 2450 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक की, और वो है सुज़लॉन एनर्जी। ये ट्रेडर फेवरेट तो है ही।
और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किसी ने अगर लॉन्ग टर्म से लंबे समय से इसमें होल्डिंग बनाई रखी होगी तो उन्हें भी काफ़ी फायदा हुआ होगा। लॉन्ग टर्म निवेशक भी इस तेजी में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा के गए होंगे। सुज़लॉन में अगर हम देखें तो 28 रुपए के आसपास अब ये स्टॉक आ चुका है और 320% की तेजी पिछले 2 साल में ये स्टॉक दिखा चुका है। रिवाइवल हमने देखा सुज़लॉन इस कंपनी में कर्ज में कमी आई, नए ऑर्डर, एग्जीक्यूशन पर फोकस और सरकार का जिस तरीके से रिन्यूएबल स्पेस में फोकस है, काफ़ी ज़्यादा फायदा सुज़लॉन को मिला इस बीच। सुज़लॉन पर क्या सलाह देंगे आप गौरांग? पूजा, ये स्टॉक हमारे कवरेज में कभी था नहीं, इसलिए विशेष रूप में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और अगर आप इसका इतिहास देख लें तो मैं केवल इतना कह सकता हूं ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को कि अपनी सोच समझ और सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। अगर आप इतिहास देखेंगे तो मेरे ख्याल से छोटे या कुछ समय में जरूर किसी को मुनाफा मिला होगा अगर उन्होंने सिंगल डिजिट में ये स्टॉक एक समय पे रहा था, और उसके बाद हमने ये ऊपर की तरफ के दायरे देखे हैं जो फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन आप उससे पहले का इतिहास निकाल के देखें तो 3-4 साल पहले भी अगर किसी ने निवेश किया होगा वो आज के तारीख में भी नुकसान में है। इसलिए मैंने कहा कि आपके दर्शकों को और निवेशकों को सोच समझ और सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए इस स्टॉक में। तो ये तो सलाह गौरांग की है, लेकिन अविनाश जी का जो रिकमेंडेशन आया है, थोड़ा समय की कमी है इसलिए हम आपके सामने वो राय रख देते हैं। होल्ड करके रखिए, अगर आप मुनाफे में हैं तो 33 रुपए के टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सुज़लॉन में। ये अविनाश जी की राय है, गौरांग की कवरेज इस स्टॉक पर नहीं है। चलिए फिलहाल इतने ही स्टॉक्स पर हम चर्चा कर पाएंगे। गौरांग जी, अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास शो का हिस्सा बनने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।